हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग को संडे को जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025845। ठीक है, देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरर। फर्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? एरर पे। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अब देखो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अपना क्या है? एक्शन। क्या है सब्जेक्ट अपना? एक्शन। एक्शन क्या है अपना? सब्जेक्ट। और एक्शन जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट अपना? सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, आर की जगह। तो द एरर इन दिस बी पार्ट, द एरर विल बी इन बी पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। किस पार्ट में अपनों को, किस पार्ट में एरर है? फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। अब द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग इट्स सीट्स। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखते, द जूरी द जूरी वॉज द जूरी वॉज डिवाइडेड द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर डिसीजन नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है इस टाइप से क्वेश्चन। ये तो सेम है सर। द जूरी वॉज कॉन्सेंटिएंट इन द जूरी एक से द जूरी वर कंसेंटिएंट इन दियर डिसीजन। ठीक है, अब कंसेंटिएंट का मतलब होता है यूनानिमसली। कैसे? एक मत हो के, यूनिट। एक सेकंड। कंसेंटिएंट का मतलब होता है यूनानिमस। एक मत होकर, ठीक है ना, यूनिटी के साथ। तो अब देखते अपन क्वेश्चन। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर डिसीजन। अब देखो, जूरी, यहाँ पे भी जूरी और यहाँ पे भी जूरी। यहाँ क्या दे रखा अपना? कमेटी। तो जूरी कमेटी ये कैसे नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कौन से नाउन है? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जब एक इंडिविजुअली काम करता है, इंडिविजुअल काम करता है, तब ये किसकी तरह यूज होता है? सिंगुल, वो एक सिंगुलर की तरह यूज होता है। और जब ये इंडिविजुअली काम ना, जब ये एक मत होके काम करते हैं, मतलब यूनानिमसली काम कर रहे हो आप किसी को, तो फिर क्या यूज करोगे इसके साथ? ये क्या होगा? सिंगुलर। ये क्या होगा? सिंगुलर। और जब ये अलग अलग काम होगा, इनके डिसीजंस जो होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस होगी, तब तब इसके साथ क्या यूज करोगे आप? प्लूरल। तो अब देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर डिसीजन। अब जूरी क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो जूरी डिवाइड हो गया तो मतलब कैसे काम हो रहा है? सब एक मत होके कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअली कर रहे हैं? इंडिविजुअली कर रहे हैं। और जूरी में तो ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जूरी एक सिंगल पर्सन की तो जूरी नहीं होती, उसमें तो बेंचेस होती है, 3 की 5 की है। तो जूरी में एक से ज्यादा लोग हैं। एक से ज्यादा लोग हैं तो एक से ज्यादा लोग कैसे? सबके डिवाइड हो गए अपने डिसीजन। तो वो कैसे वो काम कर रहे हैं? अलग अलग। अब जब अलग अलग काम कर रहे हैं, एक एक करके अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या आएगा? इसके साथ वर आएगा एक, तो वॉस की जगह। ठीक है, क्योंकि प्लूरल तो ही, और काम कैसे हो रहा है? अलग अलग। वर डिवाइडेड इन दियर। अब वो अपने डिसीजन है, तो यहाँ दियर तो सही है, यहाँ इट्स लिखना था, कोई ना, खैर। इन देयर डिसीजन। अब देयर तो क्या है? यहाँ सही है। वैसे जो क्वेश्चन बनाना चाह रहा था वो क्या है? यहाँ पे देयर की जगह क्या था? इट्स। देयर की जगह यहाँ पे क्या बनाना चाह रहा था मैं? इट्स। तो इट्स तो अपन तब यूज करते, इट्स अपन तब यूज करते जब अपन रेफर कैसे कर रहे हो? यूनानिमसली। कैसे रेफर कर रहे हो? यूनानिमसली, एक मत हो गया। जबकि डिसीजन क्या हो गए? बट गए। जब डिसीजन बट गए तो मतलब इसकी इट्स की जगह क्या आएगा? देयर। क्या आएगा? देयर। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, द जूरी वर कंसेंटिएंट इन दियर डिसीजन। अब जो जूरी है वो कैसे फैसला लिए? एक मत हो गए। कैसे? एक मत हो गए। तो मतलब अब जूरी क्या है? एक है, इंडिविजुअली काम नहीं करी, एक है। तो एक है तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। क्लियर? और जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो फिर यहाँ पे भी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर।
और जूरी को रेफर करने के लिए आप क्या लगाओगे, इट्स। क्या लगाओगे, इट्स। क्लियर। यहाँ देखो ये डिवाइडेड थी, डिवाइडेड थी तो मतलब काम कैसा हो रहा था, अलग अलग इंडिविजुअली काम हो रहा था। तो जब इंडिविजुअली काम हो रहा था तो अलग अलग रेफर करने के लिए अपनों क्या लगाना पड़ा, जूरी को देयर, और यहाँ पे वर। और जब जूरी एक होके काम करी, यूनानिमसली कंसेंटिएंट तरीके से काम करी, तो फिर ये एक हो गई, एक हो गई तो इनके साथ क्या, ये क्या हो गया फिर सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, और इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर। सेम एरर यहाँ पे जो कमेटी है, तो कमेटी कमेटी ने डिसाइड किया मैटर को बिना बिना अपनी सीट को छोड़े। तो कहने का मतलब जो कमेटी है, तो कमेटी में जो लोग होंगे उनकी अपने अपने इंडिविजुअली क्या होगी, सबकी सेपरेट क्या होगी, सीट होगी। तो अब सबकी सेपरेट सीट है, तो सेपरेट सीट को रेफर करने के लिए इट्स लगाओगे या फिर देयर, देयर। क्लियर। क्योंकि सीट तो एक होने से रही कमेटी की, कमेटी की जो सीट होगी वो कैसी होगी, सबकी अलग अलग होगी, इंडिविजुअली होगी। क्लियर। नेक्स्ट। तो अपना कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर, सी पार्ट में। नेक्स्ट। फिल द फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का। देखते हैं। ओनली पीपल हु आर अफ्रेड टू साइन दियर नेम्स सेंड डैश लेटर्स। केवल वो लोग जो डर रहे हैं साइन करने से, अपने नाम को साइन करने से, वो क्या कर सकते हैं, सेंड डैश लेटर्स, वो लेटर को भेज सकते हैं। अब कैसे लेटर को भेज सकते हैं, यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब वो क्या होता है, यूनिटी, एक होके, यूनिटी एक मत होके, ठीक है। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब क्या है, बिना, विदाउट, नेमलेस। क्या होता है, नेमलेस, बिना किसी नाम के, बिना बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी कहीं आपका जिक्र हुए। और ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल। क्या होता है, फॉर्मल। और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, कैजुअल, ऑर्डिनरी। ठीक है। तो अब जो इस कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग के हिसाब से आंसर क्या होगा, एनोनिमस। कि जो जो लोग डर रहे हैं अपना साइन, नाम साइन करने से, वो क्या कर सकते हैं, बिना नेमलेस, बिना नाम के लेटर को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो। नेक्स्ट। फिल फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर से किसका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का। दैट हार्डली काउंट्स डैश। किस क्वेश्चन टैग का है, किसका क्वेश्चन टैग। अब अपनों ने क्वेश्चन टैग में पढ़ा था कि जो क्वेश्चन टैग होता है, तो क्वेश्चन टैग में जो स्टेटमेंट एक होता है, क्वेश्चन टैग अपना क्या होता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट। ठीक है। तो अगर मान लो अपना स्टेटमेंट, अगर मान लो अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। और अगर मान लो अपना स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। अब आपको ये दिखने में कैसा लग रहा होगा, पॉजिटिव। कैसे लग रहा होगा, दिखने में पॉजिटिव। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या बना देते थे, नेगेटिव। जैसे मैं आपको कुछ एक वर्ड्स बता देता हूँ, जैसे हार्डली, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड बता देता हूँ। हार्डली, सेल्डम, नेवर। खैर नेवर तो वैसे ही नेगेटिव है। हार्डली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली। तो ये क्या है, ये दिखने में कैसे है, पॉजिटिव, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, नेगेटिव। और जैसे एक और वर्ड लिख लो, फ्यू, फ्यू लिटिल, इसका मतलब भी क्या होता है, ऑलमोस्ट नो। तो इन सब का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नो। क्या होता है, ऑलमोस्ट नो, नेगेटिव मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नो। तो जब इनका मीनिंग क्या हो गया, नेगेटिव, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जहां जहां नोट दे रखा वो कट गया, ये दोनों कट गए। अब दैट हार्डली काउंट्स, अब जो दैट है वो सिंगुलर को रेफर करता है प्लूरल को, दिस दैट किसको रेफर करते हैं, सिंगुलर को, और दीज दोस प्लूरल को। तो दैट गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगा पहले, अच्छा यहाँ तो डज इट दे रखा है तो ये वाला कटेगा, डोंट और डजंट इट कट गए। अब बचा कौन सा, डू इट और डज इट। अब दैट सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है तो डू इट तो आएगा नहीं, क्या आएगा, डज इट। क्या आएगा, डज इट। क्लियर। नेक्स्ट। फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका अपने को क्या फाइंड करना है, मीनिंग। क्या फाइंड करना है, मीनिंग। अब अलिग्ड, अलिग्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सैड विदाउट प्रूफ, सैड विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के क्या करना, कुछ भी बोल देना। ऑस्टेंसिबल भी होता है एक, ऑस्टेंसिबल जो दिखावा करता है, और एक होता है परपटेड, परपटेड। ठीक है। कई कई होते हैं घमंड में कुछ भी बोल देते हैं, तो उस टाइप के पर्सन को के लिए यूज करते हैं एलिग्ड।
तो अनफेन्ड, अनफेन्ड और ऑथेंटिक, इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ये दोनों क्या है? सिनोनिम। क्या है? सिनोनिम। ठीक है। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, रियल, जेन्युइन, रियल, जेन्युइन। प्यूटेटिव, अब देखो प्यूटेटिव का मतलब भी सेम होता है। प्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? सेम होता है। जो जो बिना प्रूफ के क्या कहे कहे उसको क्या बोलते हैं? प्यूटेटिव। परस्पायर, परस्पायर का मतलब क्या होता है? स्वेट। क्या होता है? स्वेट, स्वेट, पसीना आना। परस्पायर का मतलब क्या होता है? स्वेट। और एक सुडेट भी वर्ड होता है, एक सुडेट ऐसे कुछ करके वर्ड होता है, उसका मतलब भी क्या होता है? पसीना आना, परस्पायर। क्लियर? तो अब अपना जो अपनों क्या फाइंड करना है? बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब सिनोनिम फाइंड करना है। अपनों क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। और सिनोनिम क्या होगा? प्यूटेटिव। क्या होगा? प्यूटेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना है अपने को? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। अब इम्प्लीसिट है, इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर। क्या? नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर नहीं होना किसी भी चीज का, किसी भी चीज का क्या नहीं होना? क्लियर नहीं होना। जैसे आप बोल सकते हो एक, हिंटेड भी बोल सकते हो, हिंटेड, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड, हिंटेड, टैसिट, ये सब क्या इसके? सिनोनिम। अब अपनों को अपोजिट फाइंड करना है, एक्सप्लिसिट। देखो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन्ड, क्लियर, क्लियरली एक्सप्लेन्ड, मतलब क्लियर, क्लियर होता है। क्या होता है? क्लियर। भाई कोई भी चीज है वो क्लियर है, नो डाउट, मतलब कहने का मतलब है इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं होता। मान लो मैंने किसी चीज को एक्सप्लेन कर दी और एक्सप्लेन करने के बाद किसी पर्सन का कोई डाउट नहीं है, तो फिर वो क्या है? एक्सप्लिसिट है। क्या है वो चीज क्या है? वो जो टर्म है वो क्या है? एक्सप्लिसिट है। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड तो इसका क्या है? सिनोनिम। इम्प्लाइड क्या है इसका? सिनोनिम। अपनों को फाइंड क्या करना है? एंटोनिम। तो ये तो कट गया। एक्सप्लेन, अब बच्चों को डाउट होना चाहिए सिर्फ किसमें? एक्सक्विसिट। एक्सक्विसिट का मतलब बता देता हूँ पहले। एक्सक्विसिट का मतलब होता है ब्यूटीफुल। क्या होता है? ब्यूटीफुल, एलिगेंट, शानदार, मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट, ये सब क्या है इसके? सिनोनिम। अब एक्सप्लेन और एक्सप्लिसिट, इन दोनों में बच्चे को क्या होना चाहिए? डाउट होना चाहिए। एक्सप्लिसिट और एक्सप्लेनड। क्लियर? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत क्लोज है। अब एक्सप्लेनड, अब एक्सप्लेन तो कर दिया आपने, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद अगर मान लो किसी पर्सन का कोई डाउट वगैरह रहता है, क्यों? क्योंकि इसका ये फोकस करता है कम्युनिकेशन पे। किस पे? स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन, तो आपने कम्युनिकेशन की किसी को कोई बात समझाई। अब मान लो उसका कोई डाउट हो भी सकता है समझाने के बाद, वो आपसे डाउट रेस कर दे, ठीक है ना? तो एक्सप्लेन में डाउट रेस कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सप्लिसिट कर देते हो उसको, तो इसका एक्सप्लिसिट का मतलब है कि अब पर्सन के कोई डाउट नहीं है। तो एक्सप्लिसिट के केस में कोई डाउट नहीं होता। और जो एक्सप्लेनड होता है, जो क्या होता है? एक्सप्लेनड होता है, उसमें पॉसिबिलिटी की सामने वाले की क्या हो, आप समझा दिया आपने, एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसके डाउट हो सकते हैं। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? एक्सप्लिसिट। क्या होगा? एक्सप्लिसिट। नॉट क्लियर, क्या? इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? नॉट क्लियर। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? क्लियर, विदाउट डाउट। अब डीमर, डीमर का मतलब क्या होता है? ड्यूमोर का मतलब क्या होता है? डिसेंट। क्या होता है? डिसेंट, मतलब नॉट एग्री, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्री, डिसेंट, डिसेंट। अच्छा ये तो सिनोनिम है, डिसेंट दे रखा है, ये तो क्या है इसका? सिनोनिम। एक डेमोर का मतलब होता है, मतलब आप, मतलब जिसे कॉनकॉर्ड भी बोल सकता है वो। डेमोर का मतलब एक और होता है। डेमोर का मतलब होता है आप किसी भी चीज से, मतलब एक शाई पर्सन होता है ना, उसका मतलब भी होता है भाई कोई शाई पर्सन है, वो डेमोर, वो भी डेमोर में आता है, बस उसमें ई लग जाता है, इसमें आर, आर दे रखा है, उसमें ई लगता है। डिसेंट क्या हो गया इसका? सिनोनिम। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का भी मीनिंग सेम होता है, ये भी क्या है इसका? सिनोनिम। कौन? ऑब्जेक्ट, किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना, मतलब ऑब्जेक्ट करते हो तो इसका मतलब आप उससे क्या हो? डिसएग्री हो, उससे क्या हो? डिसेंट हो। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्री। क्या होना? एग्री, असेंट, एग्री होना, ठीक है ना? कॉनकॉर्ड, असेंट, एग्री। तो इसका मतलब था डिसएग्री, तो अपोजिट फाइंड करना है, अपोजिट क्या होगा? कॉनकॉर्ड। क्या होगा? कॉनकॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट,
अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, क्या इंपॉर्टेंट डे, ये तो अनइम्पोर्टेंट है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अ फेस्टिवल ओकेजन नहीं, एन इम्पोर्टेंट डे, एन इम्पोर्टेंट डे, एन इनसिग्निफिकेंट वो तो नहीं होगा, तो क्या होगा एन इम्पोर्टेंट डे। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना आप लोगों को मीनिंग। अब देखो अगर कोई बच्चे को किसी बच्चे को कंटेंशन का मतलब पता होगा तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। कंटेंशन का मतलब था डिस्प्यूट, विवाद, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो बॉर्न ऑफ कंटेंशन मतलब, बॉर्न ऑफ कंटेंशन मतलब कि जो विवाद का कारण, विवाद की जड़, ठीक है ना। तो अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, अ सेटल्ड क्वेरल, कोई सेटल्ड लड़ाई, फूड फॉर थॉट, कंपटीशन। तो अपना आंसर क्या होगा डिस्प्यूट से रिलेटेड, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या फाइंड करना अपनों को, सेंटेंस दिया हुआ है किसमें एक्टिव में, अपनों को फाइंड करना है, अपनों को चेंज करना है किसमें पैसिव में। अब अपनों ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना कभी टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता, और सिर्फ स्ट्रक्चर क्या होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ जाना स्ट्रक्चर कौन सा है, पैसिव का, इसका पैसिव का। अदरवाइज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, भले बाय दे रखा हो लेकिन तो फिर क्या नहीं होगा, वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं होगा। पैसिव वॉइस के लिए सबसे मस्ट क्या है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भले बाय वाले जो बाय के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हो उसको अंडरस्टूड मान सकता है, लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना कोई भी पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। अब ये देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, टेंस चेंज नहीं करना। और बी की कौन सी फॉर्म लेंगे, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है वॉज वर, तो वॉज वर गिवन आएगा। तो अब सब्जेक्ट क्या है द पेन, तो वॉज गिवन आना चाहिए, क्या आएगा वॉज गिवन। अब देखो देखते ऑप्शन, यहाँ तो सीधा गिवन दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ये तो गलत हो गया बिना बी की फॉर्म के। फिर नेक्स्ट वर्ब गिवन दे रखा है, ये भी कट गया। अब ऑप्शन कौन से बचे, बी और सी, बी और सी। तो अब जो अपना ऑब्जेक्ट है वो पूरा क्या है द पेन, कौन सा पेन, द पेन दैट आई सो अर्लियर, द पेन, अभी अंडरस्टूड दैट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था दैट को क्या मान सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, क्या मानते हैं अंडरस्टूड मान सकते हैं। द मदर गेव मी द पेन यू सो अर्लियर, वो पेन जो तुमने कल, जो तुमने पहले देखा था। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो पूरा ये है, तो सब्जेक्ट पूरा, यहाँ तो पूरा सब्जेक्ट दे नहीं रखा तो ये भी कट गया, तो यहाँ पूरा सब्जेक्ट दे रखा है तो आंसर क्या होगा बी, क्या होगा बी। क्लियर। और वॉज गिवन दे ही रखा है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अपनों क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट पे इनडायरेक्ट पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में, ठीक है ना। देखते अब देखे, द जज आस्क्ड द अक्यूज्ड इफ ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, ठीक है ना। जज ने अक्यूज्ड पर्सन से पूछा, ठीक है। अब देखो इसका आस्क्ड, अब देखो आस्क्ड सीधा तो बदला नहीं होगा, आस्क्ड को चेंज किया होगा तो इससे पहले क्या हो रहा होगा, सेट टू, किसमें सेट टू में, तो आस्क्ड तो होगा नहीं। अब बच्चे कौन से ए बी सी, अब सेट टू के बाद अक्यूज दे रखा तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट सब में सही है, सब में सेम है। अब आ गया हो वॉट क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे वॉट क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर वॉट होता डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता तो यहाँ पे भी डब्ल्यू एच वर्ड आता, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया कट गया, ठीक है ना। क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड के साथ अपन क्या नहीं लगाते, इफ कंजक्शन नहीं लगाते, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं वो खुद ही क्या होते हैं कंजक्शन की तरह काम करते हैं उस केस में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी। अब कौन कौन से बचे, ए और सी, कौन कौन से बचे ए और सी, और ए और सी में आपको डाउट होना भी चाहिए था। लेकिन अगर कोई बच्चा ये समझ जाए स्ट्रक्चर देखे, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस भी किसमें, पैसिव में, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट भी किसमें, पैसिव में, किसमें पैसिव में। तो इसका मतलब जो अगर पैसिव में दे रखा है तो पैसिव में चेंज करेंगे अपन, ठीक है ना, पैसिव में चेंज करेंगे। और अगर एक्टिव में दे रखा हो तो एक्टिव में चेंज करते। अब देखो हैव यू कॉट रेड हैंडेड, हैव यू कॉट, अब इसका मतलब तो ये जो अक्यूज्ड है वही क्या करने लग जाएगा, पकड़ने लग जाएगा, जबकि वो पकड़ने का डूअर है, रिसीवर है, रिसीवर है वो तो रिसीवर बनाने के लिए आपको किस में लिखना पड़ेगा, पैसिव में, जो कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखना पड़ेगा। यहाँ बी की फॉर्म दे ही नहीं रखी तो ये वाला भी क्या हो गया गलत, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। तो ये क्या बना होगा, ये देखो बी की फॉर्म है और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ, पैसिव
के स्ट्रक्चर में जो यू अपना जो सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है अपना, रिसीवर की तरह, इसकी तरह, रिसीवर की तरह। और यहाँ पे भी जो ये ही से रेफर करो, यहाँ पे भी क्या है, रिसीवर, क्या है, रिसीवर। द जज आस्क्ड द अक्यूज्ड इफ ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, तो क्या बनेगा, द जज सेड टू द अक्यूज्ड वर यू कॉट रेड हैंडेड। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। डिटरेंस, अब देखो फर्स्ट वर्ड ही क्या है, रॉन्ग स्पेल्ड है, डिटरेंस। डिटरेंस में डबल आर आता है, डिटरेंस में क्या आता है, डबल आर। डिटरेंस का मतलब होता है हिंड्रेंस, बेरिंग, बेरिंग। डिसअप्रूवल भी बोल सकते हो, डिस अप्रूवल। बालक, बालक भी बोल सकते, एक वर्ड होता है BALK, बालक। डिसअपियर, डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब क्या होना, गायब होना। गायब होना का मतलब क्या होता है, वैनिश, इवेपोरेट। एक डिसॉल्व भी होता है, डिसॉल्व। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, अपसेट होना, क्या होना, अपसेट होना। डिसकॉन्टेंट होना, डिसकॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई, तो डिससेटिस्फाई होना, डिससेटिस्फाई होना। क्लियर। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब क्या होता है, जो अनावश्यक खर्च करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वेंडर, क्या बोलते हैं, स्क्वेंडर। प्रेटर अवे, प्रेटर अवे। लेविश, कैसा बंदा होता है वो, लेविश, वेस्ट करता है जो पैसे को। क्लियर। तो अपना आंसर क्या है, डिटरेंस, क्या होगा, डिटरेंस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट, किसका क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूशन का। देखते ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो, उसने उसे विंडो से बाहर फेंक दिया। अब फेंका क्या, देखो थ्रो है, थ्रोड, थ्रो तो कोई थ्रो की फॉर्म्स होती है, थ्रो की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब थ्रो की फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रो, सेकंड फॉर्म होती है थ्रू और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन। अब थ्रोड तो कोई होती नहीं है, थ्रोड तो कोई फॉर्म ही नहीं होती, तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अब थ्रोन लिखूंगा, थ्रोन थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा कहती है, देखो याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी अपन क्या यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उससे पहले हमेशा क्या यूज करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो यहाँ अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इससे पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गई। अब बच्ची कौन सी, थ्रो और थ्री और थ्रो। आप कहीं के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, बोलो थ्रू भी तो सही हो सकता है, लेकिन एक चीज याद देखो, यहाँ पे आई होता तो थ्रू सही हो सकता था, लेकिन क्या दे रखा ही। और अपने को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं, एस या ईएस, एस या ईएस। तो अपना जो ये सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ तो थ्रोस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, थ्रोस, जो कि दे नहीं रखा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फिर क्या आएगा, थ्रू, क्या आएगा, थ्रू। क्लियर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, फिर से किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द चाइना डिमांड्स द सेसेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, चाइना ने डिमांड की सेसेशन की, इंडियन टेरिटरी के पार्ट के सेशन की। अब ध्यान दो, सेसेशन का मतलब क्या होता है, सेसेशन का मतलब होता है एंड, एंड, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। और इसका मतलब क्या होता है, एक कंक्लूजन भी होता है, कंसिक्वेंस, कंक्लूजन, कंसिक्वेंस, सस्पेंशन, सस्पेंशन। क्लियर। तो सेंसेशन का मतलब ये होता है कल्ट, कल्ट का मतलब होता है रिलीज, रिलीजन, मतलब कोई धार्मिक मत वगैरह होते हैं ना, वो धार्मिक संप्रदाय से, रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजन किससे रिलेटेड होता है, रिलीजन। क्रीड भी होता है, क्रीड, फेथ, क्रेडो भी होता है, क्रेडो ऐसे कुछ करके वर्ड होता है, वो भी इससे रिलेटेड होता है। पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब सबको पता है, रेमिफिकेशन। अब देखो रेमिफिकेशन का मतलब होता है रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ। एक इसका मतलब होता है कॉन्क्लूजन, क्या होता है, कॉन्क्लूजन।
अब देखो, अब आप बोलोगे कंक्लूजन इसका मतलब भी होता है और इसका मतलब ही कंक्लूजन होता है, तो फिर कौन सा वाला सही होगा? बाकी ऑप्शन तो कट गए, कोई रिलीजन से रिलेटेड बात हो रही नहीं, पॉलिटी से रिलेटेड बात नहीं हो रही, तो या तो रेमिफिकेशन होना चाहिए, सेसेशन होना चाहिए। अब देखो, रेमिफिकेशन और सेसेशन, रेमिफिकेशन और सेसेशन में क्या डिफरेंस है? रेमिफिकेशन है ना, वो है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या अनवेलकम, या अनवेलकम जो परिणाम होते हैं, जिन जो अनवेलकम परिणाम होते हैं, जो आपको पता नहीं है, वो सडन जो आते हैं, उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं? जो सडन कंक्लूजन होता है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, और वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स अनवेलकम होते हैं, उनके लिए क्या यूज करते हैं अपन? रेमिफिकेशन। लेकिन जो जो फैक्ट होते हैं, जो क्या होते हैं? फैक्ट होते हैं, फैक्ट के लिए अपन क्या यूज करते हैं? सेसेशन। किसके लिए? फैक्ट, फैक्ट के लिए। अब जो ये है, तो चाइना डिमांड कर रहा है, वो कोई अनवेलकम थोड़ी है, सडन थोड़ी है, वो एक क्या है? फैक्ट है। किसकी बात है? फैक्ट है कि उसने डिमांड की थी, तो फैक्ट को डिनोट कर रहा है, तो फैक्ट के लिए क्या यूज करेंगे अपन? सेसेशन। तो रेमिफिकेशन नहीं आएगा, आंसर क्या होगा? सेसेशन। क्या होगा? सेशन, नो इंप्रूवमेंट। क्लियर, नेक्स्ट। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं उनका सेम मीनिंग फाइंड करना है। वन वर्ड का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ शीप्स, व्हीकल्स एटसेट्रा ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर एस्कॉर्ट। अब रिटेन्यू, फ्लीट, पोज, कॉन्वॉय। अब देखो, रिटेन्यू, रिटेन्यू का मतलब क्या होता है? वही एस्कॉर्ट। क्या होता है? एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट, एंटोर्ज, ठीक है। ये सब क्या इसके सिनोनिम। तो अब एक चीज समझो, प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो, सेफ्टी वगैरह, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, एस्कॉर्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब एक चीज, जब इसका मतलब ये है तो रिटेन्यू होना चाहिए सर। ये सारे ऑप्शन क्लोज है, ध्यान देना। पोस्ट का मतलब भी सेम होता है, पोस्ट का मतलब भी क्या होता है? सेम, यही। अब फ्लीट, फ्लीट का मतलब क्या होता है? शीप से रिलेटेड। अरे वो शीप्स, शीप से रिलेटेड होता है भाई, शीप जो सेलिंग कर रही है, ठीक है ना। तो और एक कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब भी क्या होता है? इन दोनों का मतलब लगभग क्या होता है? सेम होता है, शीप से रिलेटेड। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? जो फ्लीट होता है ना, फ्लीट में जो अंडर, ये सेम अंडर लिख रखे हो ना, तो अंडर एस्कॉर्ट की जगह होता है अंडर ऑन शिप। उसमें जो संरक्षण होता है ना, वो उसका खुद का होता है, ठीक है ना। वो खुद खुद को संरक्षण देता है, लेकिन एस्कॉर्ट नहीं रखता। अब एस्कॉर्ट का मतलब होता है, एस्कॉर्ट आप कोई किसी को हायर कर रखे हो, ठीक है ना, किसी को हायर कर रखे हो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। उस जो कंपनी होती है, क्या होती है? एस्कॉर्ट एक कंपनी होती है प्रोटेक्शन के लिए, कंपनी, ठीक है ना, कंपनी या ग्रुप वगैरह, ठीक है ना। तो जो कंपनी होती है, जो ग्रुप होता है, वो क्या करता है? एस्कॉर्ट संरक्षण देता है। तो इसमें जो संरक्षण होता है फ्लीट में, फ्लीट का मतलब भी सेम होता है, ठीक है ना। जहां जहां शीप्स, व्हीकल्स, वो क्या करते हैं? ट्रेवलिंग करते हैं साथ में, ट्रेवलिंग करते हैं किसके किसके अंडर में? एस्कॉर्ट के। एस्कॉर्ट मतलब कोई प्रोटेक्शन के लिए अपनों ने हायर कर रखा है, उनके अंडर में। तो अब लेकिन यहां तो अंडर में, अंडर एस्कॉर्ट होता है, लेकिन जो फ्लीट है ना, फ्लीट में क्या होता है? अंडर ऑन शिप। उसमें कोई एस्कॉर्ट हायर नहीं करता, वो खुद की जो खुद की सेफ्टी है, खुद की प्रोटेक्शन, वो खुद करता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? एस्कॉर्ट की। यहाँ किसकी करता है? खुद की करता है। तो ये तो क्या हो गया? गलत। और ये तो पहले गलत थे, क्लियर। एस्कॉर्ट ये ओनली एस्कॉर्ट होता है, इसमें शीप्स वगैरह से रिलेटेड मतलब नहीं होता। रिटेन्यू और पोस्ट का मतलब शीप से रिलेटेड नहीं होता। जबकि यहाँ बात हो रही शीप्स की, तो शीप से रिलेटेड कौन थे? फ्लीट और कॉन्वॉय। लेकिन फ्लीट का जो ऑन शिप, फ्लीट का जो एस्कॉर्ट होता है, वो क्या कौन करता है? वो खुद करता है, ऑन शिप करता है, कोई कंपनी वगैरह, कोई ग्रुप वगैरह को हायर नहीं करेगा। लेकिन कॉन्वॉय क्या होता है? कॉन्वॉय में क्या होता है? वो किसी एस्कॉर्ट को रखता है, किसी कंपनी मतलब किसी प्रोटेक्शन के लिए किसी ग्रुप को रखता है। किस चीज के लिए? जब शीप्स और व्हीकल्स क्या करते हैं? साथ में ट्रेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए उनका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग। वही वन वर्ड का क्वेश्चन है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को क्या करना? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। एन ही लेट, अभी अपनों ने याद करा था, एनी ही, एनी ही लेट है, एनी ही लेट है, शायद उसी के कारण से डिस्ट्रॉय हुआ है। एनी ही लेट है, इसी कारण से क्या हुआ है? डिस्ट्रॉय। इस टाइप से अपनों ने निमोनिक से इसको याद किया था। अब एनी ही लेट का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एनी ही लेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेशन, डिवोस्टेशन, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट,
वाइप आउट भी बोल सकते हो शायद, वाइप आउट जड़ से खत्म करना है ऐसे कुछ, ठीक है। तो एनिहिल, रूइन भी बोल सकते हो, रूइन। ये सब क्या इसके सिनोनिम। रिहेबिलिटेट, रिहेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, रीस्टोर, रीस्टोर, री इंस्टॉल, री इंस्टॉल करना, रीस्टोर करना, क्लियर। इनकैपेसिटेड मतलब किसी को क्या करना, किसी मतलब प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग, भाई कोई है जन जो चल रहा है उससे क्या करना, किसी को रोकना, उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, मतलब डिसेबल करना किसी भी काम को, कोई काम चल रहा है उसको क्या करना, डिसेबल करना, डिसेबल करना, क्लियर। डिसलोकेट मतलब क्या था, डिस्प्लेस करना, क्या करना, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस करना, क्लियर। तो अब इसमें अपनों को जो आंसर होगा वो क्या होगा, एनहीलेट, क्या होगा, एनहीलेट। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का, किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का, देखते हैं। जब भी क्लोज टेस्ट सोल्व करो एक बार ब्रीफ पढ़ लो, फिर उसके बाद उसका जो मीनिंग होगा वो देख लो। जैसे 4 ऑप्शन है, पहले देख लिए पोज करके, थोड़ा बहुत पढ़ के, फिर उसके बाद ये देखे, फिर ऑप्शंस देख लिए एक बार थोड़े थोड़े, भाई क्या क्या है, फिर उसके बाद आंसर पे आओ। एक बार क्विक क्विक रिवीजन करने के, क्विक पढ़ने के बाद उसके बाद फिर उसको तरीके से पढ़ो। अब देखते देखते, आई रिमेंबर वॉचिंग अ टीवी सीरीज ऑन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। अब देखो ब्रिंगिंग अप का मतलब कहता है, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, क्या होती है, फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है लुक आफ्टर, क्या होता है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन, टू टेक केयर ऑफ समबडी। समबडी को शॉर्ट में एस एम बी लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, एस एम बी, ठीक है ना। भाई किसी की क्या करना, केयर करना। तो आई रिमेंबर वॉचिंग अ टीवी सीरीज, मुझे मुझे याद है टीवी सीरीज देखते हुए, मैंने देखी क्या करते हुए, क्यों देखी, ऑन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, जो कि किस पे बेस्ड थी, वे चिल्ड्रन की देखभाल कैसे करते हैं। वो टीवी सीरीज किस पे बेस्ड थी, वे चिल्ड्रन की देखभाल कैसे करते हैं। दैट शोड, जिसमें शो किया गया था, पेरेंट्स बीइंग ऑब्सेस्ड, पेरेंट्स थे जो कि क्या थे, ऑब्सेस्ड थे, डैश दियर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस इन स्कूल एग्जाम्स, जो स्कूल एग्जाम्स में जो चिल्ड्रन की जो परफॉर्मेंस थी उसको लेके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, पजेस्ड थे, ठीक है ना। ये कहना जा रहा है। अब देखो प्रेपोजिशंस क्या क्या दे रखी है, ऑफ दे रखी है, इन दे रखी है, अबाउट दे रखी है, टू दे रखी है। अब अबाउट ऑफ होगा नहीं, इन भी नहीं होगा, इन एरिया की प्रेपोजिशन है, एरिया की बात हो रही नहीं है, तो एरिया तो होगा नहीं। टू, टू डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन है, डेस्टिनेशन होगा नहीं। अब बचा कौन सा, ऑफ और अबाउट, ठीक है। तो ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग होता है, ऑब्सेस्ड अबाउट समबडी या समथिंग होता है, तो ऑब्सेस्ड के साथ ऑफ तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, अबाउट। क्यों, क्योंकि अपन जब डिस्क्रिप्शन किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, अबाउट का। इसका यूज करते हैं अबाउट का, और ऑफ का यूज करते हैं अपन पोजीशन के लिए, अधिकार जमाने के लिए। यहाँ अधिकार की बात नहीं हो रही, यहाँ ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, किसी को लेके क्या होना, ऑब्सेस्ड होना, किसी अबाउट समथिंग या समबडी। तो ऑब्सेस्ड अबाउट दियर चिल्ड्रन परफॉर्मेंस, वो जो उसके बच्चे की जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर वो क्या था, ऑब्सेस्ड था, आसक्ति थी उसको। द सीरीज हाईलाइटेड, सीरीज ने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया, हाउ पेरेंट्स, कैसे पेरेंट्स अक्सर गिव डैश हायर इंपोर्टेंस टू दियर चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। कैसे, भाई सीरीज ने क्या हाईलाइट किया, सीरीज ने हाईलाइट किया कि कैसे अक्सर जो पेरेंट्स है वो देते हैं ज्यादा इंपोर्टेंस टू दियर चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, चिल्ड्रंस एकेडमिक की परफॉर्मेंस को, देन दियर एप्टीट्यूड्स, उनके जो एप्टीट्यूड्स है उससे ज्यादा वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको क्या देते हैं, इंपोर्टेंस देते हैं। और इफेक्ट भी काफी हद तक। तो कंप्लीटली, हाउ पेरेंट्स ऑफन गिव कंप्लीटली, फुली, सिग्निफिकेंटली, लार्जली। जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंटली, क्या होगा, सिग्निफिकेंटली। क्यों, क्योंकि इन ऑप्शंस में भाई फुली और कंप्लीटली इसका मतलब तो सेम होता है लगभग। अब लार्जली, लार्जली तो उससे कोई डायमेंशन वगैरह इससे रिलेटेड है, साइज वगैरह से, तो साइज वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही। अब बच्चा कौन सही है, तो जो कंप्लीटली है, कंप्लीटली और सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है कंप्लीट प्लस इंपॉर्टेंट, कंप्लीट प्लस इंपॉर्टेंट, तो कंप्लीटली प्लस इंपॉर्टेंटली, ठीक है ना। तो अगर मतलब कंप्लीट भी लेना और इंपॉर्टेंटली भी, तो फिर क्या आंसर होगा अपना, सिग्निफिकेंटली, क्या होगा, सिग्निफिकेंटली। तो यहां पे आंसर क्या होगा, सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट, वो उसकी जो वो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं एप्टीट्यूड से। सो मेनी पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स
पुश करते हैं, एंड गॉड, गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड का मतलब होता है प्रोवोक करना। क्या करना? प्रोवोक करना। उकसाना मतलब वो इनकरेज करना। क्या करना? इनकरेज करना। तो प्रोवोक दियर चिल्ड्रन टू स्टडी हार्ड। बहुत से जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं? पुश करते हैं या फिर प्रोवोक करते हैं अपने चिल्ड्रन को, किस चीज के लिए? टू स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए, एंड और स्कोर करने के लिए, डैश पॉसिबल इन दियर एग्जाम्स, जितना पॉसिबल हो एग्जाम्स में क्या स्कोर करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। एज हायर एज, अब अपनों ने पढ़ा था एज डैश एज, ठीक है ना? ये क्या होती है? सिमली। क्या होती है? सिमली। और सिमली हमेशा अपन सिमली में जो डिग्री लिखते हैं वो कौन सी होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव। जबकि ईआर दे रखा है, तो ईआर तो कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये कट गया, ठीक है? तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये वाला भी कट गया, यहाँ पे भी ईआर है, ये भी कंपेरेटिव। अब ऑप्शन कौन सा बचे? बी या सी? कौन सा ऑप्शन बचे? बी या सी? एज गुड एज आई एस। अब जो स्कोर की बात हो रही है, तो स्कोर हाई लो होगा, ठीक है ना? स्कोर कोई अच्छा बुरा तो होगा नहीं, ठीक है? वो हिंदी में आपको लग सकता है ऐसा कि स्कोर अच्छा बुरा, लेकिन जो स्कोर की बात है वो हाई होगा या लो होगा? तो वो कैसे स्कोर की बात कर रहे हैं? हाई की। वो क्या करते हैं? गोड करते हैं, प्रोवोक करते हैं अपने बच्चों को कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या लाए? एग्जाम में क्या लाए? मार्क्स लाए। क्लियर? तो एज आई एज वे बिलीव करते हैं दैट की एकेडमिक डैश गारंटीज अ सक्सेसफुल करियर। वे बिलीव करते हैं कि जो एकेडमिक डैश, अब देखो एकेडमिक के आगे दे रखा है डायरेक्शन, रियलाइजेशन, परफॉर्मेंस, कंप्लीशन। अब देखो यहाँ बात हो रही है किसकी? परफॉर्मेंस से रिलेटेड, क्योंकि अभी अपन जो कंपैरिजन कर रहे थे वो अपन किसका कर रहे थे? परफॉर्मेंस का। देखो किसका कंपैरिजन कर रहे थे? परफॉर्मेंस का। तो वो यही बिलीव करते हैं कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो गारंटी करती है क्या? एक सक्सेसफुल करियर की, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? तो वो एक तरीके से इसको रियलाइज करवा रहा है, ठीक है ना, कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आजकल जो अक्सर जो बिलीव करते हैं वो रियलिटी बता रहे हैं। तो अपना आंसर ये गलत, क्या ये सही होगा? अपना अपना आंसर क्या होगा? परफॉर्मेंस। क्या होगा? परफॉर्मेंस। ये बाकी गलत होगा। क्लियर? नेक्स्ट। एंड दे वॉन्ट दियर चिल्ड्रन टू बी द नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। और वे चाहते हैं अपने बेटे को क्या बनाना? अल्बर्ट आइंस्टीन, अपने बच्चों को। नॉट नोइंग दैट, ये नहीं जानते कि आइंस्टीन डैश वॉज अ रिबेल। अब रिबेल का मतलब होता है रिवोल्यूनिस्ट, जो विद्रोही होता है, ठीक है ना? रिवोल्यूनिस्ट है। जो आइंस्टीन था वो खुद क्या था? एक रिवोल्यूनिस्ट था, रिबेल था, एंड डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ हिज पेरेंट्स प्लान्स। करो यहाँ इसकी जगह इसको क्या करना? प्लान्स। या क्या करना? प्लान्स। ये टाइपिंग एरर हो गया, प्लान्स, ठीक है? तो जो आइंस्टीन था वो खुद क्या था? एक रिबेल था, और वो फॉलो नहीं करता था एनी ऑफ हिज पेरेंट्स प्लान्स हिम। जो पेरेंट्स उस पे प्लान्स थोपते थे वो इन सब चीजों को क्या नहीं करता था? फॉलो नहीं करता था। लेकिन जो पेरेंट्स है वो सब चीजें उन पे क्या कर रहे हैं? थोप रहे अपने बच्चों पे, ऐसा कहना चाह रहा है। तो आइंस्टीन क्या है? आइंस्टीन कैसा था? मेल था। क्या था? मेल था। मेल के लिए, और सिंगुलर है, मेल है तो देम सेल्फ तो आएगा नहीं, ठीक है ना? इट सेल्फ भी नहीं आएगा, इट सेल्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। अब वन सेल्फ और हिमसेल्फ, वन सेल्फ का तो खुद का अलग से चलता है, तो क्या आएगा? हिमसेल्फ। क्या आएगा? हिमसेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट। किसका क्वेश्चन है? गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। किसका क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। पढ़ते हैं। इट वॉज एन ऑनर एज वेल एज अ रिलीफ टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड a gallantry award and financial aid for his family. A soldier died fighting in the battlefield. The money was promptly disbursed from the prime minister's relief fund. अब देखो ये बात है कि एक सोल्जर था, वो शहीद हो गया बैटलफील्ड में लड़ते हुए, ठीक है? तो अब एक चीज बताओ, कलेक्टर पहले अनाउंस करेगा या बाद में करेगा? शहीद होने के बाद ही करेगा ना। तो सी पहले होगा, बाद में बी होगा, तो बी से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। जो क्वेश्चन है वो बी से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब किससे स्टार्ट हो गया? तो सी के बाद बी आएगा या डी? अब आपको सिर्फ ये देखना कि सी के बाद बी आएगा डी। अब एक चीज बताओ, कलेक्टर अनाउंस करेगा गैलेंट्री अवार्ड, अनाउंस किया, और फाइनेंशियल एड किया। एड मतलब हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प दी फैमिली के लिए। तो और मनी वॉज प्रॉम्प्टली। अब मनी पहले डिसबर्स की जाएगी या फिर पहले कलेक्टर अनाउंस करेगा? ठीक है ना, पहले अनाउंस होता है, उसके बाद मनी डिस्पर्स होगी। तो इसका मतलब बी पहले कौन सा होगा? बी। फिर उसके बाद क्या होगा? डी। तो बी के बाद में डी कौन सा दे रखा है? ए ऑप्शन में। बी के बाद डी कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ए में। तो अब इसका मीनिंग कन्वे कर लेते हैं। अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटलफील्ड।
एक सोल्जर था, वो क्या हो गया, शहीद हो गया लड़ते हुए बैटलफील्ड में। उसके बाद क्या हुआ, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अनाउंस किया एक गैलेंट्री अवार्ड, एक बहादुरी का अवार्ड, और फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल हेल्प फॉर हिज फैमिली, उसकी फैमिली के लिए क्या एक फाइनेंशियल हेल्प की घोषणा की। और जो फाइनेंशियल एड की घोषणा की उसमें क्या दी गई थी, मनी, और वो जो मनी थी, द मनी वॉज प्रॉम्प्टली का मतलब होता है ऑन टाइम, क्या ऑन टाइम, ऑन टाइम, स्विफ्टली भी बोल सकता है, मतलब बहुत जल्दी, ऑन टाइम। तो जो मनी थी वो ऑन टाइम डिसबर्स की गई, डिसबर्स का मतलब था पे आउट, क्या करना, पे आउट, डिसबर्स की गई फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड से। इट वॉज एन ऑनर, ये क्या था, एक ऑनर था, एज वेल एज अ रिलीफ टू द फैमिली, और ये एक रिलीफ था फैमिली के लिए, ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब था डेड, क्या डेड, तो जो शहीद सोल्जर था उसकी फैमिली के लिए क्या था, ये ऑनर भी था, एक ऑनर भी था, और एक क्या था, रिलीफ भी था। क्लियर, नेक्स्ट। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, कितने, फिर से क्वेश्चन किसका, जम्बल्ड का। देखते, व्हेन ए काल्फ इज बोर्न अंडर वाटर द मदर मस्ट, काल्फ का मतलब होता है बछड़ा किसी भी चीज का, ठीक है ना, काल बछड़ा मतलब उसका बेबी, कोई भी जानवर जो भी एनिमल होता है उसका। व्हेन ए काल्फ इज बोर्न अंडर वाटर द मदर मस्ट गेट इनटू द सरफेस बिफोर इट ड्रॉन्स, ड्रॉन्स का मतलब था डूबना, मतलब डुबकी लगाने से पहले। तो द यंग वंस रिमेन with their parents for up to 15 years or more. Often another whale assist the mother nudging. इसका nudging का मतलब होता है to touch, क्या करना, मतलब टच करना किसी को इस टाइप से, भाई जो एल्बो होता है ना उससे टच करना, उससे रिलेट उसका मतलब होता है नजिंग। तो often another whale assist the mother nudging the baby gently and encouraging it to swim. Whales have highly developed maternal instincts. अब देखो भाई, वेल्स को पहले क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद कोई अनदर वेल आई होगी, ठीक है ना, पहले वेल्स की बात हुई है, उसके बाद ही तो अनदर वेल आएगी, सीधे अनदर वेल थोड़ी आएगी, तो पहले क्या इंट्रोड्यूस हुई, वेल्स। तो स्टार्ट किससे होगा, डी से, किससे स्टार्ट होगा, डी से, तो मेन इंट्रोडक्शन क्या है अपना, डी। तो अब ये ऑप्शन बचे डी बी सी, क्या डी बी सी, वो डी बी सी क्या, अब ऑप्शन कौन सा बचा, ए और डी, कौन सा ऑप्शन बचा, ए और डी। अब देखते हैं, वेल्स हैव हाईली डेवलप्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट्स, वेल्स के जो क्या है, वेल्स एक हाईली, बहुत ज्यादा डेवलप्ड मैटरनल स्पीशीज है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आपको सिर्फ देखना डी के बाद पेयर बी का बनेगा या ए का, डी के बाद पेयर बनेगा बी का या ए का। तो व्हेन अ काल्फ इज बोर्न अंडर वाटर, जब जो उसका जो वेल्स का जो बच्चा है उसका जो बोर्न होता है, तो जो मदर है उसकी, द मस्ट गेट इट टू द सरफेस, सरफेस पे लाने से पहले, वो डुबकी लगाने से मतलब उसको पानी में छोड़ने से पहले, पानी में डुबकी लगाने से पहले उसको क्या लाना चाहिए, सरफेस में लेना चाहिए। और द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर देन। अब ये जो बात है, एक चीज बताओ, ये बी वाला एक्शन है, ठीक है ना भाई, बात हो रही है 15 साल तक उसको, जो यंग जो वो है काल्फ है, उसको कहाँ किसके साथ रहना चाहिए, पेरेंट्स के। तो पहले ये काल्फ पैदा होगा, उसके बाद ही तो इनके साथ रहेगा, क्लियर हुआ। तो जो पहला एक्शन होगा वो ए होगा, बाद में बी होगा, तो पहला एक्शन कौन सा होगा, ए वाला, तो अपना आंसर कौन सा होगा, डी ए सी बी, डी ए सी बी, क्लियर। तो अब इसका मीनिंग कन्वे कर लेते हैं। जो वेल्स कैसी स्पीशीज है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड क्या है, स्पीशीज है। और जब वो काल्फ को अंडर वाटर जन्म देती है, तो जो मदर है उसको क्या, वो कहां ले आती है, सरफेस पे ले आती है, बिफोर इट ड्राउन्स, उसको डुबकी लगाने से पहले, ठीक है। द यंग, फिर ऑफन, अक्सर, अनदर वेल, जो दूसरी वेल से वो असिस्ट करती है, मदद करती है, द मदर नजिंग द बेबी जेंटली, कि उस मदर को, मतलब जो मदर है जो टच करती है बेबी को धीरे से, उसको क्या करती है, मदद करती है। एंड इनकरेजिंग इट टू स्विम, और उसको क्या करती है, इनकरेज करती है, किस चीज के लिए, स्विम करने के लिए। द यंग वंस रिमेन, जो यंग है मतलब जो काल्फ है, उसको वंस रिमेन विद दियर पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, कब तक, फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर, 15 साल या 15 साल से ज्यादा किसके साथ रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ, ये कहना चाह रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा, डी, क्या होगा, डी। नेक्स्ट,
फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। किसका क्वेश्चन है? सिनोनिम्स का। कंडिसेंडिंग, कंडिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? अब ऑप्शन देखते हैं। स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रोवोक करना, प्रोवोकिंग, किसी को उत्तेजित कर देना, प्रोवोकिंग, भड़काना, ठीक है, तो स्टिमुलेट करना, ठीक है। पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइजिंग मतलब होता है किसी को मतलब संरक्षण देना, क्या देना? संरक्षण देना, मतलब सेफ्टी देना, मतलब किसी को क्या करना? सेफ्टी देना, एस्कॉर्ट देना, लेकिन थोड़ा दिखावा वगैरह करना। क्रिएटिंग, क्रिएटिंग मतलब क्या होता है? बनाना, क्या होता है? बनाना। एक्यूजिंग, एक्यूजिंग का मतलब होता है अरेनिंग, मतलब किसी पे क्या करना? थोपना, क्या करना? थोपना। तो जो अपना आंसर होगा कंडिसेंडिंग का वो क्या होगा? पेट्रोनाइजिंग, क्या होना? पेट्रोनाइजिंग। क्लियर? नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। क्या क्या फाइंड करना अपनों को? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू ब्यूटी, ब्यूटी से जो रिलेटेड होता है उसका मतलब क्या होता है? एस्थेटिक। एफिलिएट का मतलब होता है कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड या ज्वाइंड, ठीक है ना, किसी भी चीज से एसोसिएटेड। तो एफिलिएट का मतलब क्या होता है? एसोसिएट। एनिहिलेट का मतलब अभी पढ़ा था अपनों ने, डिस्ट्रॉय। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मयादिबोधक, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, ये वाला। सडन फीलिंग, सडन फीलिंग या सडन एक्शन, सडन क्राइंग वगैरह, जो भी फीलिंग्स वगैरह होते हैं, सडन एक्शन वो होते हैं। अब देखो, एस्थेटिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एफिलिएट की भी सही है, एनिहिलेट ये भी सही है। एक्सक्लेमेशन, किसकी स्पेलिंग गलत है? एक्सक्लेमेशन की। एक्सक्लेमेशन में आई नहीं आता, एक्सक्लेमेशन में क्या नहीं आता? आई नहीं आता। हो सकता है आप जब क्लेम पढ़ते हो, क्लेम में आई आता है, तो एक्सक्लेम में लेकिन क्या नहीं आता? आई नहीं आता, क्योंकि यहाँ क्लेम नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अपना जो आंसर है इसमें क्या होगा? डी, क्या होगा? डी। नेक्स्ट, इतना ही है। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।